आज मैं बताने वाली हूँ 2026 के अंदर 4 फेज में कि आप कैसे अपने स्टार्टअप को या एमएसएमई को जो नया आपने सोचा है, जो आइडिया अभी तक आपके दिमाग में है पर पेपर पे नहीं है, उनको हम फेजेस में समझते हैं। उन 4 फेजेस के अंदर आइए हम बात करते हैं फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 80% स्टार्टअप फेल होते हैं ड्यू टू नो प्रॉपर प्लानिंग। आपने अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी किसी भी बिजनेस की या उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो डेफिनेटली दोस्तों 80% स्टार्टअप इसीलिए फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला फेज है हमारा प्रॉपर प्लानिंग का, यानी जो आइडिया आपके दिमाग में है उसको पेपर पे उतारिए। आज सपोज करिए आप बोलते हैं कि मुझे किसी का मैन्युफैक्चरर बनना है, कोई फूड एग्रो के अंदर आप आना चाहते हो, तो सबसे पहले जानिए उस आइटम के बारे में जिसको आप बनाने जा रहे हैं। क्या उसके बाजार में स्ट्रेटजी है, क्या शेयर है बाजार में, कितने मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में अभी रन कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट की कंडीशन है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, उसके बारे में। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्लानिंग फेज के लिए। दोस्तों काम करना बहुत ईजी है, मैन्युफैक्चरिंग बनना बहुत ईजी है, पर अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। प्रॉपर प्लानिंग होने की वजह से ही आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। प्लानिंग के अंदर अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है कि किस प्रॉपर बिजनेस के अंदर आप आना चाहते हैं। उसको सबसे पहले उसका मार्केट शेयर जानिए, उसके बिजनेस की स्ट्रेटजी को देखिए, उसके बिजनेस को पूरा स्टडी करिए, उस प्रोडक्ट के बारे में समझिए। सेकंड पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, आपने जो चीज़ सोची है आप उसको किस फेज में लाना चाह रहे हैं, यानी आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोप्राइटरशिप में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। दोस्तों कई लोग बाग मेरे पास आते हैं स्टार्टअप को लेकर कि मैम वी आर गेटिंग टू मच कंफ्यूज्ड कि हमें प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए, पार्टनरशिप में जाना चाहिए, या एलएलपी में जाना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज की डेट में सब लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड स्टेटस वाइज बहुत ऊपर है। हर चीज़ का हर स्ट्रक्चर में अलग अलग लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, आपको हर चीज़ को समझना होगा। आज अगर आप प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं तो उसके अंदर भी टैक्स कंप्लायंसेस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी रिटर्न्स कैटेगरी कैसे कैसे मैनेज करनी है वो आपको समझनी होगी। सेम पार्टनरशिप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी आप और आपके साथ में अगर कोई आना चाहता है आपके बिजनेस के अंदर तो आप प्रॉपरली एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करिए। उसके भी टैक्स कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, उनको समझना। सो नाउ एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड जो बनती है कंपनी, उसके अंदर बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी होती है। उसको थोड़ा कम करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से एक और स्टेटस दिया गया जिसका नाम दिया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसमें भी 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो पार्टनरशिप फर्म बनती है उससे थोड़ा सा अपर वर्जन होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। दोस्तों आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 13 ईयर्स से मुझे इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं बशर्ते आपको एक चीज़ समझाऊंगी कि अगर डे 1 पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लीगल कंप्लायंसेस आपसे मैनेज हो सकती हैं, टैक्स कंप्लायंसेस आप मैनेज कर सकते हैं, उसके रिटर्न्स वगैरह फॉर्मेलिटीज जितने भी लीगल कंप्लायंसेस आप मैनेज कर सकते हैं, तो गो विद प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको लगता है थोड़ा कम कर सकते हो तो एलएलपी पे आइए, और अगर आपको लगता है कि अभी आपको पहले अपना बिजनेस सेटअप करना है उसके बाद आपको अपने कंपनी के स्टेटस पे बनाना है तो आई एम प्रेफरिंग द पार्टनरशिप फर्म। और आपको लगता है कि मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, डे 1 पे मुझे पहले खुद को सेटअप करना है, उसके बाद मैं पार्टनर को लेके आऊँगा, गो विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ये सब चारों मिला के स्टेटस मैंने आपको बताएं। बट मेरी ओपिनियन अगर मैं बात करूं, आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इट्स अ वेरी बेस्ट ऑप्शन टू प्रोसीड विद एन स्टार्टअप। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब तक हमने हमारी कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को समझा, स्ट्रक्चर को समझा कि हमें किस स्ट्रक्चर में आना है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आप पहले अपने डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करिए। डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी बिजनेस को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। अगर कोई भी लाइसेंस आप अपने बिजनेस के लिए ड्रॉप कर देते हैं तो डेफिनेटली मानिए फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं आकर ये चीज़ सोचनी पड़ जाएगी कि काश मैंने वो पेपर उस दिन ले लिया होता। अगर मैं नॉर्मल लीगल कंप्लायंस के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बात करते हैं तो नॉर्मली अगर बात करूं तो पहला बनता है एमएसएमई उद्यम, जो बहुत इजी वे में बन सकता है। आप अपना उद्यम बनवाइए। उद्यम एमएसएमई का इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि एमएसएमई जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, एमएसएमई का जो छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स को एक्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना उद्यम बनवाइए, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि गवर्नमेंट की नज़रों में आप एक लीगल एंटिटी क्रिएट
कर सको। सेकंड वन जीएसटी। फ्रेंड्स कई लोग बाग मुझसे पूछते हैं मैम जीएसटी हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, हम तो लेंगे ही नहीं अभी, बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दूँ और मेरी ओपिनियन भी कहती है कि डे 1 पे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए। उसका रीज़न है, अगर आप कहीं पे भी अपनी कंपनी का मटेरियल सोल्ड आउट करते हैं या कहीं से परचेज करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों जहाँ से परचेज कर रहे हो वहाँ पे भी टैक्स दे के आओगे और जिनको आप बेच रहे हो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपकी सेल ग्रोथ जस्ट डबल हो जाएगी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो। सेकंड हो गया हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। थर्ड वन हो गया बीआरएन। अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो दोस्तों कई गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर बीआरएन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल डॉक्यूमेंट हो रहा है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं और अगर फूड के रिलेटेड कोई काम करने चाह रहे हैं तो फसाए का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है और इन सब लाइसेंस में एक लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रेडमार्क। दोस्तों कई आते हैं मेरे पास में जो कहते हैं बोले मैम हमने हमारा बिजनेस यहाँ तक ले लिया, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, सेल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, पर क्या करें आज हमारे पास में कोई दूसरा सेम नाम से आ गया हमारी इंडस्ट्री को। दोस्तों ब्रांड नेम सबसे ऊपर होता है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो ब्रांड को आप अपने पहले फिक्स करिए, यानी जो नाम मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहे। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं हम लोग, क्यों बनवाते हैं? ताकि हमारा लीगल यहाँ प्रूफ हो जाए कि हमने जन्म लिया और हमारा नाम सेम है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम आता है वो कंपलसरी आपका फिक्स हो गया कि यही आपका नाम है। सो सेम आपके बिजनेस के लिए भी यही मैं कहती हूँ, ट्रेडमार्क कराना सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क करा लिया तो मान के चलिए आप जैसे जैसे ग्रोथ करते जाएंगे आपके ब्रांड की वैल्यूएशन भी उतनी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वार्टर में आइए। फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हुआ, हमारा करंट अकाउंट ओपन हो गया, हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर प्लानिंग कर ली। सेकंड में हमें क्या करना है? सेकंड फेज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें बिजनेस के फाइनेंस रिक्वायरमेंट को समझना है। दोस्तों सारे पिलर जितने इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस के 4 पिलर होते हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा आपका मार्केटिंग, थर्ड वन आपका फाइनेंस एंड फोर्थ वन है आपका एम्प्लॉय। अगर ये चारों पिलर आपने संभाल लिए तो दोस्तों 100% मैं कहती हूँ कि आपके बिजनेस को कोई मात नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में आकर। बिजनेस के लिए फाइनेंस उतना ही ज़रूरी है जितना एक बॉडी के लिए ब्लड रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे ये कमज़ोर हुआ वहीं पे आपकी बॉडी जैसे कमज़ोर होती है वैसे आपका बिजनेस कमज़ोर हो जाएगा। तो फाइनेंस में कभी हल्कापन नहीं करना, फाइनेंस को बिल्कुल प्रॉपर्ली स्टेटस करना। दोस्तों ये सारी गाइडेंस मैं अपने आज 13 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और हर चीज़ों को समझा है, हर पहलुओं को समझा है, हर इंडस्ट्री को समझा है, तब जाके मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फाइनेंस को हल्के में नहीं लेना, जो स्टार्टअप फाइनेंस को हल्के में लेते हैं उनका बिजनेस भी हल्का हो जाता है। तो क्लियरली आई एम टेलिंग फाइनेंस को समझो। आप सबसे पहले देखो कि आपको बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। हाँ बोलोगे मैम वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होती है आपके डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए वो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल के अंदर पैसा जाएगा, आपके सैलरी में पैसा जाएगा, आपके एक्सपेंसेस से पैसा जाएगा और कितना आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल होता है। अब पहली बात मैं बात करूँ मटेरियल बनाने तक का पैसा क्या है, वो कहाँ से लाएंगे? या तो आप अपने पास से लगाएंगे या बैंक के पास लोन लेने के जाएंगे। दोस्तों डे 1 पे अगर मैं बात करूँ आपका बिजनेस नहीं है ना, आपके पास टर्नओवर है, तो बैंकर भी आपको इतना जल्दी लोन नहीं देगा तो बहुत छोटी सी रकम देगा आपको लोन के लिए। तो सबसे पहले अपना ये पिलर स्ट्रॉन्ग करिए फाइनेंस का। छोटा सा अमाउंट आप अपने बैंकर के पास जाइए, मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात वो ये है कि मुद्रा को टाइम से टाइम पेमेंट करना। अगर वहाँ पे आपने कहीं भी ऊपर नीचे कर दिया या उसको टाइमली पेमेंट नहीं किया, टाइमली मैनेज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बैंकर की नज़रों में आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। लोन लेने के लिए आप बैंक के पास जाएंगे तो कभी भी ये नहीं बोलना। सबसे पहली बात है कि जो बिजनेस आपने अपने फर्स्ट फेज में समझा, प्रॉपर उसके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, पीआर बनाइए, डीपीआर बनाइए और बैंकर को जाके समझाइए। और इस तरीके से समझाना है कि बैंकर को भी लगे कि ये इन्होंने इतनी इस बिजनेस की नॉलेज ली है, उसके बाद ही ये हमारे पास में आए हैं। कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि सर प्लीज़ दे दीजिए, सर आप कैसे भी करके मेरे को पैसे दे दीजिए, कभी भी नहीं बोलना। ये 2 कंडीशंस हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी बैंकर को ये नहीं लगे कि सिर्फ इनको पैसों से रिक्वायरमेंट है, नहीं, हमें पैसों से रिक्वायरमेंट है, पर सबसे बड़ा मुद्दा हमें हमारे सपने को भी पूरा करना है, हमारे बिजनेस के आइडिया को जो दिमाग में था उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो उनके लिए ये कंडीशंस बहुत रिक्वायरमेंट है। फिनेंस लीजिए और फिनेंस को मैनेज करिए और अपनी लिमिट बनवाइए मुद्रा लोन के तहत। आपने जो भी प्लांट एंड मशीनरी आप जो बाइंग कर रहे हो
बाकायदा बैंकर आपको उसके लिए फाइनेंस देगा। बैंकर डायरेक्टली फंडिंग करता है आपके इन्वेंडर को, और आप अपनी मशीन को सेटअप करिए, प्रॉपरली उसको मैनेज करिए और फाइनेंस को देखिए। लोन लेना इतना आसान नहीं है कि मैम ने सेकंड क्वार्टर में सिर्फ इतना ईजी काम बताया है। आपके लोन लेने में जो काम होंगे, जो वर्किंग होगी, जो मेहनत होगी, वो आप अभी देखना और समझना। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर। थर्ड क्वार्टर में आपको क्या काम करना है? थर्ड क्वार्टर में करना है हमें पूरे बिजनेस की, देखिए दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं इस एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट हर 6 मंथ में बनाइए। क्यों जरूरी है आप समझो। P&L क्यों जरूरी है? हर 6 महीने में P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, अगर आपको मैं लेमैन में समझाऊँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जितना माल बेचा और उससे कितना माल में आपने परचेज किया, कितने खर्चे किए, लास्ट में आपके पास कितना बचा, वो आपका प्रॉफिट है। हर 6 महीने में बनाना है। गलत है जो कहते हैं 12 महीने में। मैं कहती हूँ हर 6 महीने में बनाओ। अपने बिजनेस की ग्रोथ को देखो, कहाँ सस्टेन कर रहे हो, कहाँ स्टेबल कर रहे हो, कहाँ खड़े हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो डिसाइड करेंगे कि चौराहे से हम कितने स्टेप आगे बढ़े हैं हमारे सपनों के लिए, हमारे गोल के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। तो आने वाले क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में हमें क्या काम करना है कि जो आने वाले 6 मंथ में हमने काम किया उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर लॉस में कंपनी है तो आने वाले 2 मंथ्स में आपको रिकवर करके उस पॉइंट तक पहुँचना है। डेफिनेटली अगर करोगे तो समझोगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। वीडियो देख के आप अपने बिजनेस को वही कागजों में समेट के रह जाओगे। देखोगे, समझोगे तो 100% है, उसी दिशा में चलोगे भी। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर तक का काम किया उसको सुपरविजन करना है, यानी हमें सुपरवाइज करना है हमारे बैंक स्टेटमेंट, हमारे सारे डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशंस, क्योंकि जब हमारा क्वार्टर एंड होता है तो हमारा फाइनेंशियल एंड होता है हमारे बिजनेस का। कितनी ग्रोथ और करनी है। थर्ड क्वार्टर तक हम BPP पे हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। पर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूँ 0 प्रॉफिट 0 लॉस, क्या बैंकर आपको एक्सेप्ट करेगा? नहीं। आज मैं आपको पूछती हूँ कि आपके पास ऐसा कोई बिजनेस आए और वो कहे कि ना मुझे प्रॉफिट है ना मुझे लॉस है, क्या इन्वेस्ट करोगे? नहीं ना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग फोर्थ क्वार्टर में हमें यही काम करना है कि जो हम BPP तक पहुंचे थे उसको हमें प्रॉफिट में कैसे बदलना है, सेल कैसे बढ़ानी है, कैसे टैग में आना है, कैसे डिस्टिलेशन करना है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का 100% अप्लाई कर देना। ये मत सोचना कि सारा काम मैं करूँगा, नहीं। आज डिजिटलाइजेशन की दुनिया में सॉफ्टवेयर बहुत अपर ग्रेड पे काम कर रहे हैं। आपको अपने बिजनेस के अंदर उन सब चीज़ों को यूज़ करना है, सारे टूल्स यूज़ करने हैं ताकि आप अपने बिजनेस को AI टैग कर सके। तो टेक्नोलॉजी में बढ़िए, डिजिटल की दुनिया में बढ़िए और अपने प्रॉफिट को इन 4 क्वार्टर्स के अंदर बढ़ाइए। और 2027 में एक ज़रूर मुझे DM करिएगा कि येस मैम, डेफिनेटली आई विल डू इट। मैं आपके DM का वेट करूँगी साल भर में। और अगर आपको लगता है कि ये रोड मैप आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो रहा है तो हर क्वार्टरली आके मुझे करिए एक DM। और अगर आपको लगता है कि आज से शुरुआत कर रहा हूँ, आज से ही करना है जो करना है, तो मुझे DM करिए। ओके, 100% है, मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूँगी। और अगर कोई भी क्वेरी है आपके स्टार्टअप को लेके, आपके आइडिया को लेके, आपके पैशन को लेके, आपके गोल को लेके, आपके विजन को लेके, तो CS सोनम कनेवाल इज हियर फॉर यू। जस्ट कनेक्ट विथ मी, जस्ट कनेक्ट विथ माई टीम। डेफिनेटली वी विल रीच यू, वी विल कनेक्ट यू। थैंक यू।